हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस एंड पर्टिकुलरली आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा फैक्ट्स का। जो शुरुआत करने से पहले जो आपका प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, तो उसमें ज्योग्राफी 3 जो कल आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन में पेस्टिसाइड ट्रेडमिल से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, आपको बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो इसमें आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट थी, तो उसी के आधार पर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन कोल से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि कौन कौन सी इंडियन कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर आपकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पहली 2 ही हैं, इसमें आपका लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर नहीं रहता, हाई रहता है। ठीक है जी। वहीं बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, आपको बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो यहाँ पर भी आपकी पहली 2 स्टेटमेंट्स ही करेक्ट थी और उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो भी विनर रहा है, जिसने करेक्ट आंसर किया है अपनी ईमेल आईडी के साथ, उन्हें अनाउंस कर दिया जा चुका है यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज में। अगर कोई भी क्वेरी हो इस चीज़ से रिलेटेड कि किसी का वाउचर डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी वो क्वेरी को यहाँ रिजॉल्व कर लेंगे। तो आज के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको क्या बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। और ये है आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहले मैं कह रहा हूं इन्होंने एडवोकेट करते थे, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। सेकंड में कह रहे हैं इट वांटेड टू एस्टैब्लिश, की चाहते थे कि जो डिक्टेटरशिप है प्रोलेटरिएट की, तो उसे एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। थर्ड में कह रहे हैं इन्होंने एडवोकेट किया एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। तो ये हैं आपकी 3 स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो पहली स्टेटमेंट है, जिसके चलते कह रहे हैं कि इन्होंने बॉयकॉट करने की बात की ब्रिटिश गुड्स की, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब ये आप कैसे बता सकते हैं कि गलत है या इनकरेक्ट है या करेक्ट है? तो बेसिकली जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, क्या आइडियोलॉजी ये फॉलो करते थे? मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी ये फॉलो करते थे। ठीक है जी, अभी भी फॉलो करते हैं। तो उसी के आधार पर बेसिकली उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि मार्क्स की आइडियोलॉजी भी ये नहीं कहती कि किसी भी तरीके के आपके गुड्स आप वहाँ बॉयकॉट कीजिए या आप टैक्सेस से बचिए। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट गलत है। वहीं बात करें कि ये चाहते थे एस्टैब्लिश करना डिक्टेटरशिप, ये भी आपकी एक्सट्रीम तरीके की स्टेटमेंट यहाँ पर चलेगी, इनकरेक्ट है। वहीं बात करें कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपकी गलत है। मार्क्सिज्म तो वैसे ही बिलीव रखता है इक्वालिटी में, कि सभी एक बराबर हैं, वहां पर सभी का अपना अपना रोल है। ठीक है जी। तो करेक्ट यहां पर आपकी कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जनरली इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं जो कि यूपीएससी पूछता भी है, तो कई बार ये फाइन प्रिंट में चीज़ें हम पढ़ते हैं बट अच्छे से रिटेन नहीं कर पाते क्योंकि उतना रिवीजन नहीं किया होता। तो वैसे ही आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड क्या है, ये एक सोशलिस्ट ग्रुप है विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1934 में इसकी स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। ठीक है जी। मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उससे इन्फ्लुएंस है। इसमें आपके दोनों ही तरीके के आपके वैसे मेंबर्स रहे हैं जो कि आर्म स्ट्रगल्स को भी एडवोकेट करते थे और कुछ आपके नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में भी बिलीव रखते थे। चाहते क्या थे कि एक डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म रहे जहां पर कोऑपरेटिव्स हों, ट्रेड यूनियंस हों, इंडिपेंडेंट फार्मर्स हों, लोकल अथॉरिटीज हों और ये सभी जो जितने भी लोग हैं ये एक सब्सटैंशियल शेयर को यहां होल्ड करें इकोनॉमिक पावर के। ठीक है जी। तो कौन कौन सी डिमांड थी इनकी? कि पहली बात तो कैपिटलिज्म में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते ये, तो उसे खत्म करने की बात की गई थी। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की बात की गई थी और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स की स्थापना हुई थी उन्हें भी अबॉलिश करने के लिए कहते थे। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोबारा रिवाइज हो गया इन सब चीजों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से क्या रीजन था महात्मा गांधी जी के लिए कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह ऑन द बिहाफ ऑफ पेजेंट्स ऑफ खेड़ा। तो आपने खेड़ा सत्याग्रह बहुत बार पढ़ा होगा और इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे वहां पूछा गया था 2011 के पेपर में। ठीक है जी। क्या है 2 रीजन यहां दिए गए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड नहीं किया लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्रॉट। सेकेंड में कह रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने प्रपोज किया परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात।
ठीक है जी, तो ये है आपकी दो स्टेटमेंट्स, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। पूछा गया है कि बताइए गांधी जी का बेसिक सा रीजन क्या था कि क्यों उन्होंने वहां पर सत्याग्रह लॉन्च किया। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जहां बात हो रही है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, तो इस तरीके का कोई भी प्रपोजल यहाँ रखा नहीं गया था। अगर आपने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा हो तो मोस्टली आपके जो ईस्टर्न इंडिया है और जो आपका थोड़ा बहुत सर्दर्न इंडिया, वहां पर ही ये इंप्लीमेंट किया गया था, वेस्टर्न साइड पे ये नहीं आया था। ठीक है जी, पहले में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है और उसी के आधार पर आपकी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन भी है। तो जनरली आपको पता ही है खेड़ा सत्याग्रह का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो रीजन है खेड़ा, वहाँ के जो जितने भी फार्मर्स थे तो रिसेंटली ही उन्होंने फेमाइन से गुजारा किया था, वहाँ से गो थ्रू हुए थे और उसके बाद सरकार ने वो चीज़ कंसिडर नहीं की। उसके बाद भी जो टैक्स कलेक्शन की बात की जा रही थी कि टैक्स तो कलेक्ट किया ही जाएगा, लैंड रेवेन्यू तो जनरेट किया ही जाएगा, तो उसके आधार पर ही गांधी जी ने कहा कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, जब इनके पास कुछ उपज ही नहीं है कहां से ये टैक्स वहां पर पे करेंगे, तो उसीलिए वहां पर आपका खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, तो फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल हम इजी मीडियम कह सकते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ते रहते हैं। तो क्या था, ये एक पेजेंट स्ट्रगल था जिसे हम एक किस नाम से जानते हैं, नो टैक्स पेजेंट स्ट्रगल। कब लॉन्च किया गया था, मार्च 1919 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ, सभी के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मान लीजिए खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई हो, आपसे पूछ लिया जाए नीचे कुछ नाम दिए गए हों, बताइए जी इनमें से कौन कौन से आपके लीडर्स थे जिनकी लीडरशिप के अंडर खेड़ा सत्याग्रह आपका लॉन्च किया गया था। मेन रीजन जैसे कि हमने बात की कि वहाँ पर जो सरकार थी उन्होंने असेस किया खेड़ा लैंड को और वहाँ की कल्टिवेटेड क्रॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड डेटा, तो वहाँ पर क्या बताया कि रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है जी, बट रिसेंटली ही वहाँ पर फेमाइन रहा था और पेजेंट्स ने वहाँ सर्वाइव भी किया था, सफ़र भी किया था, जिसकी वजह से काफ़ी एक हद तक लार्ज स्केल फेलियर ऑफ क्रॉप्स वहाँ पर विटनेस करने को मिला था। बावजूद इसके वहाँ पर जो सरकार थी उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो तो यहाँ पर लैंड टैक्स तो करेक्ट करेंगे ही करेंगे, और इसी के चलते गांधी जी ने यहाँ पर आपका खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब पूछा क्या जा रहा है कि आप बताइए इनमें से कौन सी आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में बाय द इंग्लिश। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स हैं, 2012 का ये क्वेश्चन है। पहले में देखते हैं, कह रहे हैं कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। सेकंड में कह रहे हैं यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। थर्ड में कह रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। थोड़ा सोचिए, 3 चीजें आपको यहाँ मेंशन की गई हैं, कौन कौन सी ब्रिटिश द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है, अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य को अच्छे से जानते हैं, जो ब्रिटिश सरकार थी इंडिया में, तो उन्हें तो इस तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि फार्मर्स कितना वहां पर जनरेट कर रहे हैं, कि जो पेजेंट्स हैं वो कितनी उपज वहां पर ग्रो कर रहे हैं, उसका कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, लैंड रेवेन्यू के जितने भी उनके रिफॉर्म्स थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड वहां पर कैप्चर की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सॉइल की नेचर कैसी है, क्या क्वालिटी है क्रॉप्स की। तो पहली स्टेटमेंट तो बहुत ईजिली ही आप यहाँ पर रूल आउट कर सकते थे। तो उसके आधार पर आपकी कौन कौन सी ऑप्शन बचती हैं, ए ऑप्शन आपकी रूल आउट होगी, बी ऑप्शन रूल आउट होगी, बचती कौन सी है, सी या डी। अब इन दोनों के बारे में कि किसके द्वारा आपकी मोबाइल कैनन सबसे पहले वॉरफेयर में यूज किया गया था, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो जब हम पोर्टुगीज के बारे में पढ़ते हैं तो ये बात वहां पर मेंशन की जाती है, जो आपकी वेबसाइट भी है सरकार की टोबैको प्रोडक्शन से रिलेटेड, वहां पर भी मेंशन्ड है कि जो ये कल्टीवेशन है टोबैको एंड रेड चिलीज की, तो ये पोर्टुगीज द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है जी, खासकर टोबैको की। तो यहां पर फिर आपके पास कौन सी ऑप्शन बचती है, सेकंड। तो जब आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन ही नहीं है कि सेकंड ओनली, तो आप इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। और जो ये आपका मोबाइल कैनन्स हैं, ये भी इनके द्वारा सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे। डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, जो आर्टिलरी का उसमें सेक्शन है, एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल वहाँ पर हिस्ट्री बताई गई है आर्टिलरी की इंडिया में, तो वहाँ पर ये बिल्कुल बाकायदा मेंशन किया गया है कि ऑल्दो ये माना जाता था कि मुगल जो एम्परर थे बाबर की, पॉपुलरली इन्हें क्रेडिट दिया गया था कि उन्होंने इंट्रोडक्शन की थी आर्टिलरी की इन द लैंड वॉरफेयर इन इंडिया। बट अब एविडेंस ऐसा हमें मिला है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो आपके बहमनी किंग्स थे
वो पहले आपके ऐसे थे जिन्होंने आर्टिलरी का यूज किया था अगेंस्ट द वॉर्स विद विजयनगर किंगडम। ठीक है जी। टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया आपके पोर्टुगीज द्वारा लॉन्च की गई थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से रीजन्स में उन्होंने बेसिकली कल्टीवेशन शुरू की थी उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो इस तरीके के बहुत ही सिंपल सिंपल से फैक्ट्स भी आपको पूछे जा सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि एग्जाम में हम रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं को भी आपको ऐसा फैक्ट दिखे, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में वो फैक्ट यूज किया जाए। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, जो आपके होम चार्जेस थे उन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपके किसका, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। अब बताइए इनमें से कौन से आपके फंड्स बेसिकली होम चार्जेस के अंदर आते थे। तीन ऑप्शंस आपको यहाँ दी गई हैं, उसी के चलते चार कोड्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं और ये है आपका 2011 का क्वेश्चन। पहले में देखते हैं फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट इंडिया ऑफिस इन लंदन। सेकंड में देखते हैं फंड यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया। थर्ड में कह रहे हैं फंड्स यूज्ड टू वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो आपके होम चार्जेस हैं किस चीज का पार्ट थे, ये जो ड्रेन थ्योरी जो हम जिसे मानते हैं जिसके चलते कहा गया जो इंडिया सोने की चिड़िया थी और यहां से कंटिन्यूसली वेल्थ ड्रेन की जा रही थी ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने फायदे के लिए, तो उसी में आपका सेक्शन था होम चार्जेस का। तो जनरली अगर हम ये क्वेश्चन देखें, तीन ऑप्शंस देखें, तो तीनों में ही लग रहा है कि ये आपके बिल्कुल ही आपके होम चार्जेस के अंदर ही ये आएंगे। और जब आपका 2011 में ये क्वेश्चन आया था उस दौरान भी काफी इस पर डिबेट चल रही थी कि ये आपकी पहली दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगी या तीनों की तीनों इसमें करेक्ट होंगी। तो बेसिकली जब यूपीएससी की आई तो वहां पर क्लियर हो गया कि यहां पर आपकी तीनों की तीनों ऑप्शंस क्लियर हैं, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कि एक तरीके से जितना भी खर्चा हो रहा था ब्रिटिश सरकार का इंडिया से रिलेटेड या अपने लिए भी, तो वो आपके होम चार्जेस के अंडर रहते हुए ही वहां से पैसा ड्रेन किया जा रहा था इंडिया से। ठीक है जी। क्या है आपके ये होम चार्जेस, तो बेसिकली इन्हें रेफर किया जाता है टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इंग्लैंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। कि सपोज अगर इंडिया का कोई ऑफिस है, ठीक है जी, जो कि ब्रिटिश सरकार का ही है बट वो इंग्लैंड में पोस्टेड है, तो उसका जितना खर्चा होगा उसका खर्चा कहाँ से आएगा, इंडिया से आएगा जी। ठीक है जी। फिर हमारे जो स्टोर्स रहेंगे ब्रिटिश सरकार के उसका खर्चा कहाँ से आएगा, इंडिया से आएगा। अब जितना पैसा सरकार ने रेलवेज और इरिगेशन के काम पर लगाया इंडिया में उसका खर्चा सारा इंडिया से आएगा। तो ये जितने भी आपके चार्जेस है, जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे, ये सभी आपके होम चार्जेस के अंदर आते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया, जैसे कि ब्रिटिश ट्रूप्स हो गए, उनकी मेंटेनेंस का खर्चा, सैलरीज होगी, ये सब चीज़ें, ये सभी आपके ब्रिटिश चार्जेस से ही वहाँ पर पैसा निकाला जा रहा था इंडिया से। ठीक है जी। तो एक तरीके से हम मीडियम लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं जो कि हमने डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़े होते। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द पर्पस विद विच सर विलियम वेडनबर्न एंड डब्ल्यू.एस. केन उन्होंने स्थापित की थी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी 1893 में। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट रहते हैं, बहुत ही फाइन प्रिंट वाली चीज पूछ ली गई है यहाँ पे जो कि हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। चार ऑप्शन दी गई थी आपको 2011 में इससे रिलेटेड। पहले में कह रहे हैं टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। सेकंड में कह रहे हैं टू कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू द इंपीरियल जुडिशरी। थर्ड में कह रहे हैं टू फैसिलिटेट अ डिस्कशन ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। और फोर्थ में कह रहे हैं टू एजिटेट फॉर द एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। थोड़ा सोचिए कौन सी आपको यहाँ पर ऑप्शन लग रही है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, टू एजिटेट इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की इंडिया की जो पॉलिटी है, यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें रिफॉर्म्स लाने की जो बात की जा रही थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो बेसिकली इन्हीं के द्वारा की जाती थी, सर विलियम वेडनबर्न। अब ये कहाँ से आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में, तो जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट है उसमें इनके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। ठीक है जी। तो एक तरीके से इस तरीके के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं तो यहाँ पर या तो आपको चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली पता होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी टिप्स और ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। एक तरीके से जितनी भी आपको यहाँ ऑप्शन दी गई थी सब में यही दर्शाया गया था कि इंडिया की भलाई के लिए ही वो वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है जी।
तो ये कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं सर विलियम एडनबर्न से रिलेटेड कि उन्हें अपॉइंट किया था एज द एक्टिंग जुडिशियल कमिश्नर इन सिंध एंड जज फॉर सदर कोर्ट इन 1874। फिर उनकी जो सर्विस थी इंडिया में उस दौरान उन्होंने काफ़ी फोकस किया फेमाइन पर, पॉवर्टी पर, इंडियन पेजेंट्री पर, जो एग्रीकल्चरल इंडेटनेस की प्रॉब्लम थी इंडिया में, साथ के साथ जो एंशिएंट विलेज सिस्टम की रिवाइविंग की बात की गई है, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने काम किया। पार्लियामेंट में एंटर हुए थे 1893 में एज द लिबरल मेंबर एंड सॉट टू वॉइस इंडियाज ग्रीवेंस इन द हाउस। ठीक है जी, इंडिया के जितने भी दुख और दुखड़े थे वो चाह रहे थे कि वो वहां तक हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां की पार्लियामेंट है वहां तक वो पहुंचे। इसी के चलते इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की वहां पर स्थापना की विद विच ही वाज एसोसिएटेड एज द चेयरमैन। कब से कब तक? 1893 से लेकर 1900 तक। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है उनके बारे में बात की जा सके हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सर विलियम एडनबर्न से रिलेटेड। ठीक है जी, ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो। और हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का यही है कि आपको थोड़ा आइडिया भी लगे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपकी थोड़ी रिवीजन भी हो अपने फैक्ट्स की, क्योंकि मोस्टली हिस्ट्री में अगर आप देखें जो मॉडर्न हिस्ट्री है काफ़ी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे, जितनी ज़्यादा बार आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसी के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें आपसे डेली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुराने प्रीमिक्स के। एक दिन पहले आपको एडवांस में सिलेबस दे दिया जाता है। आंसर्स जितने भी इसमें करेंगे, जो भी इन 3 क्वेश्चंस का करेक्टली, उन्हें यहाँ पर मिलता है अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500। आपको क्या करना है, तीनों क्वेश्चन जो रहेंगे R1, R2 और R3, तीनों क्वेश्चंस का एक ही कमेंट में अपनी ईमेल आईडी के साथ वहां पर आंसर पोस्ट करना है। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। आप किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं पहले एक बार डिस्कस कर लें कि प्रीमिक्स का जो आपको लिंक दे दिया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म का डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कीजिए। सब्जेक्ट वाइज वहां पर कंपाइलेशन अवेलेबल है, पीडीएफ के साथ आप इजीली वहां पर जाके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 3 आपके प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज का पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन स्टेटमेंट्स के आधार पर बताइए कौन सी पर्सनैलिटी के बारे में यहां पर बात हो रही है। 4 ऑप्शंस आपको यहां दी गई हैं। ठीक है जी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, अच्छे से पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R2 में क्या कह रहे हैं जी, बताइए जो आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, अब उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। आराम से स्टेटमेंट्स देखते हुए करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R3 अब कह रहे हैं कि इन स्टेटमेंट्स के आधार पर बताइए कि कौन से डांस फॉर्म के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर आपको 6 स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, आपसे 4 ऑप्शंस दे दी गई हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, कोकली एंड थिरुचिरापल्ली। ये आपकी 4 ऑप्शन हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। तीनों क्वेश्चंस का R1, R2, R3 अलॉन्ग विद देयर आंसर्स इन करेक्ट सीक्वेंस अपनी ईमेल आईडी के साथ पोस्ट कर दीजिए। ठीक है जी, अब कल है आपका पॉलिटी का दिन, तो हम कल क्या करेंगे, आपके जो प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज में जो हमारा फरवरी, मार्च और अप्रैल हम इस वीक कवर कर रहे हैं, तो उसी के आपको प्रीमिक्स जाके वहां रिवाइज करने हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे प्रीलिम्स रिलेटेड इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, आप देख सकते हैं जाके, जिसमें आपको करंट पोर्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, जिसकी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, स्टैटिक और करंट आपको दोबारा रिवाइज करना है, उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका फुल लेंथ टेस्ट की भी ऑप्शन हमारे पास है। टेस्ट का यहाँ पर कॉम्बो तैयार किया गया है, अगर आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं बात करें कॉम्बो कोर्स के बारे में, तो अगर आपको सारी चीज़ें परचेज करनी है तो उसकी भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सारी डिटेल्स वेबसाइट पे जाके देखिए। कोई भी क्वेरीज हो हमें कॉल कीजिए, हम हर एक कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की। कुछ ही समय बचा है प्रीलिम्स में, जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके, जितनी ज़्यादा टेस्ट आप कंडक्ट कर सकें, जितनी ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकें, उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन करें और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। ठीक है जी, दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।